हेलो स्टूडेंट, आज 5 अक्टूबर 2020 को हमारा आज का चैप्टर है एग्जेम्प्टेड इनकम, चैप्टर नंबर 4 इनकम टैक्स लॉ हमारा सब्जेक्ट है। इसमें हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 एग्जेम्प्टेड इनकम से। ठीक है, एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या होता है? जो टैक्स से बिल्कुल ही फ्री होती हैं, जिन पे टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगता है। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम्स, डिफरेंट टाइप्स की इनकम्स और एग्जेम्प्टेड इनकम्स अंडर सेक्शन 10, स्पेशल प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यूली एस्टेब्लिश्ड यूनिट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स सेक्शन 10 AA। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम कि ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम, इनकम कितने टाइप की होते हैं। तो इनकम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज एज पर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, इसके अकॉर्डिंग हमारी जो इनकम्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, फर्स्ट है इनकम फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टोटल इनकम एंड सब्जेक्ट टू टैक्स, यानी कि टैक्सेबल इनकम, या इनकम फॉर्मिंग पार्ट, इनकम वो इनकम जो टोटल इनकम का पार्ट बनती हैं एंड जो जिन पे टैक्स लगता है, जो सब्जेक्ट टू टैक्स होती हैं। तो दीज इनकम्स आर ट्रीटेड अंडर सेक्शन 14 to 80 ऑफ द एक्ट। ठीक है, तो ये वाली टैक्सेबल इनकम्स हैं, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन नंबर 14 से लेकर 80 तक इसमें इनको प्रोवाइड किया गया है एंड हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन डिटेल इन पार्ट 2 ऑफ दिस बुक। इस हमारी जो बुक है ये वाली है, इसके पार्ट नंबर 2 बुक का जो है ये सारा का सारा डायरेक्शंस इसमें आती हैं। ठीक है, इनकम्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टोटल इनकम बट एंटाइटल्ड टू रिबेट और रिलीफ। अब ये सेकंड टाइप की हमारी जो इनकम्स हैं, ये टोटल इनकम का पार्ट तो बनती हैं बट इन पर कुछ रिबेट या रिलीफ मिलता है, डिडक्शंस मिलती हैं। तो दीज इनकम्स आर गिवन अंडर सेक्शन 86 एंड हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन पार्ट 3 ऑफ दिस बुक। फिर है थर्ड इनकम्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, और वो इनकम जो कि टैक्स से बिल्कुल ही एग्जेम्प्ट होती हैं, जिन पे कोई टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो 3 टाइप्स की हमारी इनकम है। फर्स्ट है, अब जो हमारा ये चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे एग्जेम्प्टेड इनकम्स के बारे में, जो आते हैं सेक्शन 10 में। ठीक है, तो सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट हैज गिवन अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इनकम्स विच आर टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो ये कहता है कि हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है, इसका जो सेक्शन 10 है, इसमें उन इनकम्स की एक लंबी लिस्ट दे रखी है जो कि टोटली एग्जेम्प्ट होते हैं टैक्स से, यानी इन पर टैक्स नहीं लगता बिल्कुल भी। एंड सो दीज इनकम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द असेसी। इसलिए इन इनकम्स को हम असेसी की ग्रॉस टोटल इनकम में भी इंक्लूड नहीं करते हैं, यानी कि ये टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती हैं। इन अदर वर्ड्स, सच इनकम्स आर टोटली टैक्स फ्री। In computing the total income of any previous year of any person, any income falling within any of the following clauses shall be exempted। ठीक है, तो देखो कौन कौन सी इनकम है। फर्स्ट है एग्रीकल्चर इनकम, ये आपको पहले ही पढ़ाया गया है। एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10 पार्ट 1 है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, इसमें आपने इतना ही लिखना है। फिर है सेकेंड, any income, any sum received by a co-partner from Hindu undivided family HUF। जो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, उसके जो जितने पार्टनर्स हैं या उसके जो मेंबर्स हैं, उनको को पार्टनर कहा जाता है। तो आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज अ या हु इज अ को पार्टनर। को पार्टनर कौन होता है? तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स को पार्टनर कहते हैं। ठीक है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अपना एक बिजनेस होता है, उस बिजनेस से जो प्रॉफिट होता है उसको हर एक को पार्टनर में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो इनको शेयर ऑफ प्रॉफिट जो रिसीव हो रहा है या कोई सम रिसीव हो रहा है इसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से को पार्टनर को, तो ये भी सेक्शन 10 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही फ्री है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो जो मैं आपको टिक्का दे रही हूँ वही आपने करने हैं। तो हमारा फर्स्ट था एग्रीकल्चर इनकम, सेकंड है एनी इनकम रिसीव्ड बाय अ को पार्टनर फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, फिर है शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम द फर्म। ये फर्म का मतलब यहाँ पे क्या है? पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म से उसके पार्टनर्स को जो भी प्रॉफिट का शेयर मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है। क्यों? क्योंकि उस पर जो पार्टनरशिप फर्म उस प्रॉफिट पे ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी होती है, इसलिए ये जो पार्टनर्स होते हैं वो इसको उनके लिए फुली एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है,
उसके बाद है इंटरेस्ट पेड टू नॉन रेजिडेंट पर्सन। नॉन रेजिडेंट जो आपको बेसिस ऑफ चार्ज वाला चैप्टर मैंने करवाया हुआ है उसमें है नॉन रेजिडेंट पर्सन, ठीक है। तो 3 होते हैं, 3 कैटेगरी होती है। पहला होता है रेजिडेंट, दूसरा होता है नॉट और रेजिडेंट, तीसरा होता है नॉन रेजिडेंट। तो अगर किसी नॉन रेजिडेंट को कोई इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि उस नॉन रेजिडेंट को मिल रहा है, तो वो भी टैक्स फ्री होगा, ठीक है। तो देखो, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल टू अ नॉन रेजिडेंट on such securities or bonds as the central government may by notification in the official gazette specify in this behalf, including incomes by way of premium on the redemption of such bonds shall be exempt from tax। तो इसमें वो कह रहा है कि अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट, इंडिया का नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, तो उसने सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ ऐसे सिक्योरिटीज और ऐसे बॉन्ड्स खरीद रखे हैं, ठीक है, उनमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है जो कि ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन निकाल के जिनको कि स्पेशली टैक्स फ्री मान लिया गया है, ठीक है। तो इन सिक्योरिटीज से, इन बॉन्ड से उस नॉन रेजिडेंट को जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो टैक्स फ्री होगा, ठीक है, उस पर वो एग्जाम्प्ट माना जाएगा। और यहाँ तक कि इन बॉन्ड्स पे भी अगर रिडम्पशन पे जो प्रीमियम, उसको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्या होता है, उस NRI पर्सन के लिए, यानी कि नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए वो एक इनकम हो जाती है, तो उस पर भी जो इनकम है उस पर भी टैक्स फ्री होगा, ठीक है। फिर है इंटरेस्ट टू नॉन रेजिडेंट ऑन नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, ठीक है। तो जो हमारे नॉन रेजिडेंट पर्सन होते हैं, इनके अपने नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट भी होते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बिजनेस करना है, तो जितने बिजनेस होता है वो सारा ऑनलाइन होता है, और बैंकिंग से थ्रू बैंक जो भी होती है वो सारी ऑनलाइन होती है, इसलिए इनको अपना यहाँ पे अकाउंट ओपन करना पड़ता है। इसलिए वो यही कह रहा है कि एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन मनी स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट इन ए नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट इन एनी बैंक इन इंडिया शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड और इन इज अ पर्सन हु हैज बीन परमिटेड बाय RBI टू मेंटेन द अफोरसेड अकाउंट, ठीक है। अगर किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन ने इंडिया के किसी बैंक में अपना कोई अकाउंट खुलवा रखा है और उसमें जो डिपॉजिट मनी उसके पास है, उस पर बैंक उसको अगर इंटरेस्ट दे रहा है तो वो टैक्स फ्री होगी, ठीक है। फिर ये 6 वाला पॉइंट आपने नहीं करना है, इसको कट कर देना, ठीक है। इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, 10 मार्क्स का, एक तैयार कर लेना अपना। फिर है इंटरेस्ट पेएबल टू अ नॉन रेजिडेंट बाय एन इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है। अब ये 7th पॉइंट में हमारा क्या कह रहा है कि अगर किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन को कोई इंडियन कंपनी कोई इंटरेस्ट दे रही है, या कोई हमारा इंडिया का बिजनेस ट्रस्ट कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो वो भी टैक्स फ्री होगी, ठीक है। उसके बाद 8th नहीं करना है, कट कर दो, 9th कट कर दो, ठीक है। अब आ जाओ 10th वाला पॉइंट, ये करना है हमने। वो कह रहा है कि रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल हु इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। अब एक ऐसा पर्सन जो इंडिया का सिटीजन नहीं है लेकिन उसको रेम्युनरेशन मिल रहा है इंडिया में, यानी कि इंडिया में वो यहाँ बिजनेस कर रहा है, बिजनेस नहीं, यहाँ पे सैलरी उसको मिल रही है यहाँ पे, या रेम्युनरेशन मिल रहा है, ठीक है। चाहे वो डेपुटेशन पे आया हुआ है, चाहे किस पे भी आया हुआ है, उसको यहाँ पे से कोई ना कोई रेम्युनरेशन मिल रहा है, तो वो भी टैक्स फ्री होगा, ठीक है। इतना ही आपने लिखना है इस पॉइंट में। उसके बाद ये इतना बड़ा नहीं लिखना है क्योंकि ये बहुत सारे इसमें पॉइंट आएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद है 11th, टैक्स पेड बाय गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न और इनकम ऑफ अ फॉरेन कंपनी, ठीक है। अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में अपना बिजनेस कर रही है, तो इस फॉरेन कंपनी को कोई इनकम हो रही है, ठीक है, और उस पे ये टैक्स पे कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट टैक्स पेड बाय गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न ऑन इनकम ऑफ फॉरेन कंपनी, ठीक है। हमारे यहाँ का कोई पर्सन है,